एक बार फिर से स्वागत है सारथी क्लासेस के इस चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है कुछ अलग है। आज से हम एनसीईआरटी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप अलग अलग समय में क्वेश्चंस के नेचर को अगर आप देखेंगे तब आपको ये समझ आएगा कि एनसीईआरटी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और साथ में आज का जो हमारा वीडियो है वो किस क्लास का है? 8 क्लास। सब्जेक्ट्स क्या है? सब्जेक्ट्स ज्योग्राफी। यानी ये जो वीडियो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स पे। 8 क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 1 और साथ में ओल्ड ज्योग्राफी, क्योंकि अभी न्यू एसएसटी के सिलेबस चेंज हो चुके हैं तो हम ओल्ड ज्योग्राफी पे बात करने वाले हैं, क्योंकि इस बुक से काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो पहले टॉपिक पे देख लेते। टॉपिक हमारा है क्या, यानी चैप्टर हमारा है क्या? तो चैप्टर हमारा है संसाधन। क्या? संसाधन। एक और बात, हम यहाँ 8 क्लास के हिसाब से नहीं पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ बात करने वाले हैं यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीएससी या आरएएस के हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी अपने आप में है क्या? बिटवीन रीडिंग द लाइंस। यानी हर एक लाइन के बीच में आपका कॉन्सेप्ट छिपा होता है, जो आपको मेंस यानी मुख्य परीक्षा और प्री के एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा, अगर आप समझते हैं। इंग्लिश में रिसोर्स हम संसाधन को कहते हैं। क्या कह सकते हैं? रिसोर्स। RESOURCE, रिसोर्स। ठीक है, इसमें क्या कह दिया था देख लेते हैं। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखा। कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है। क्या हो रहा है? घर साफ हो रहे हैं और घर में अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कपड़े हैं, बर्तन है, अनाज है, कंघा है, शहद की बोतल है। ये सारे क्या है? उपयोगी है। ये कौन कह रहे हैं? मोना कह रहे हैं। ठीक है, और अम्मा ये कह रही है ये सारे क्या है? संसाधन है, रिसोर्स है। ठीक है, आगे देखते हैं और आगे क्या होता है। अब यहां प्रश्न आता है संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। समझ आना चाहिए जिस संसाधन शब्द पे हम बात कर रहे हैं, संसाधन वर्ड यहाँ हमारे सामने आया है, तो पहले संसाधन का मतलब समझ लेते हैं। संसाधन होता क्या है? अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु, अंडरलाइन कर लेंगे, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता वो संसाधन है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ऐसी वस्तु जिसकी हमें आवश्यकता होती है, जिसके में क्या होती है? आवश्यकता होती है, उसको हम क्या कह सकते हैं? संसाधन कह सकते हैं, रिसोर्स कह सकते हैं। ठीक है, आगे कैसे? अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए कि आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन है। आपके पिताजी आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताजी सब्जियों का उपयोग किया वे सभी क्या है? संसाधन है। यानी ये कह रहा है हमसे, ये टॉपिक, ये जो 4-5 लाइन का जो स्टेंजा है, हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम जितने भी चीज़ आसपास देख रहे हैं, जितने भी चीज़ को देख लीजिए, जो हमारे जीवन को आसान बना रहा है, जिससे हमारा जीवन प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, वे सभी क्या है? संसाधन है, रिसोर्स है। विदाउट रिसोर्स, बिना संसाधन के हमारा जीवन संभव नहीं है। क्या नहीं है? संभव नहीं है। आगे देख लेते हैं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, हम उस स्टेंजा में हम बात कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे? कि जैसे आपका जल है, विद्युत है, रिक्शा है, सब्जियां हैं और पाठ्य पुस्तक। उसमें कॉमन बात हमें क्या नजर आ रही है? उसमें कॉमन बात हमें ये नजर आ रही है
कि वे सभी हमारे लिए क्या है, उपयोगी है, यूजफुल है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन को आसान, जैसे जल को देख लीजिए, जल क्या कर रहा है, हमारे जीवन को आसान बना रहा है। दूसरा, विद्युत को देख लीजिए, रिक्शा को देख लीजिए, खुद सब्जी को, वेजिटेबल्स को देख लीजिए, और साथ में पाठ पुस्तक यानी जो सिलेबस बनाया गया है। तो ये सारे जो चीजें हमारे लाइफ को क्या कर रहे हैं, इजी बना रहे हैं, आसान बना रहे हैं। आगे देख लेते हैं। इसलिए वे उपयोगी है, क्योंकि एक तो हमारे जीवन को आसान बना रहे हैं और साथ में हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी पदार्थ को आप देख लेते हैं, कहीं भी आसपास आप कहीं भी देख लेते हैं, जब तक उसकी यूटिलाइज नहीं है, जब तक उसकी उपयोगिता नहीं है, तब तक उसे हम क्या नहीं कहेंगे, संसाधन नहीं कह सकते हैं। तो यहां इस, है ना, ठीक है, आगे देख लेते हैं। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। अब राजू यह जानना चाहता है कि संसाधन कोई वस्तु कब बनती है, तो उनकी जो अम्मा है ये जवाब देती है कि किसी वस्तु का क्या होना चाहिए, मूल्य, वैल्यूज होनी चाहिए। जैसे इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता उसे मूल्य प्रदान करती है, सभी संसाधन मूल्यवान होते, अम्मा ने कहा। यानी एक तो सबसे पहले हम उसका यूज करते हैं, क्या करते हैं, यूज करते हैं, यूज करेंगे तो अपने आप उसकी क्या वैल्यू होगी, प्राइस होगी। ठीक है, आगे, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। सबसे पहले यहां समझते हैं कि मूल्य का मतलब क्या होता है। तो मूल्य का मतलब क्या हो गया, महत्व, इंपोर्टेंस, कि कोई भी गुड्स हमारे लाइफ के लिए कितना इंपोर्टेंस है। किसी भी गुड्स को आप देखते हो तो उसकी कितनी इंपोर्टेंस है, किसके लिए, हमारे जीवन के लिए। आगे देख लेते हैं। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरणतः धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हमारे पास दो एग्जाम्पल आया, एक तो हमारे पास किसका है, धातु, मेटल्स, और दूसरा कोई भी आप इन्वायरमेंटल पिक देख लीजिए, यानी नेचर का जो पिक है। तो जो कोई मेटल हो गया, जो मेटल है, जो आपकी धातु है, वो भी हमारे लिए क्या है, वैल्यूएबल है, मूल्यवान है। और साथ में कोई नेचर पिक हो गया, वो भी क्या है, हमारे लिए मूल्यवान है। क्यों, एक से तो मेटल से आप किसी भी चीज़ों को बनाते हैं, और दूसरा जो नेचर है उससे हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है, हम उससे प्रसन्न होते हैं, हैप्पी होते हैं। और हमने बोला भी आपको कि हम संसाधन किसको कहेंगे, जो हमारे लिए क्या उपयोगी है, मूल्यवान है, हमारे लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। आगे, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। एक वर्ड यहाँ आया, पेटेंट। ठीक है, अब कुछ वस्तु ऐसे हो सकते हैं, जैसे आपकी जो दादी माँ, आपकी जो नानी माँ, उनकी जो अलग अलग नुस्खे होती है। अब कई बार होते हैं कि जो इलाज डॉक्टर नहीं कर पाते, तो कई बार हमारे जो बुजुर्ग के नुस्खे हमारे शरीर पे काम कर जाते हैं। अगर आप दवाई खरीदने जाते हैं, मेडिसिन्स लेने जाते हैं, तो उसके प्राइस होते हैं, लेकिन जो घरेलू नुस्खे होते हैं हमारे बड़े बुजुर्गों का, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन अगर उस नुस्खे का पेटेंट करवा लिया जाए, क्या करवा लिया जाए, पेटेंट, तो अगर उसी प्रकार की वस्तु मार्केट में अगर बेची जाएगी तो उसके बदले आपको क्या मिलेगा, प्राइस मिलेंगे। हमने यहाँ दिखा भी है, देख लीजिए, शब्दावली में आप देख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, पेटेंट, इसका तात्पर्य है किसी विचार अथवा आविष्कार पे एकमात्र अधिकार से। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वस्तु बिकेगी तो सिर्फ आपके नाम से बिकेगी, उसी को क्या करें, पेटेंट। क्या कह रहे हैं आप, पेटेंट कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दो शब्द हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ। एक आपका क्या है, समय और प्रौद्योगिकी।
प्रौद्योगिकी इंग्लिश में क्या, टेक्नोलॉजी, क्या कहते हैं, टाइम। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट किसका होता है, टाइम का, और दूसरा क्या होगा, टेक्नोलॉजी। हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे? समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। यानी जो समय है, जो प्रौद्योगिकी है, हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, और साथ में मनुष्य खुद क्या है, संसाधन है। आप खुद कल्पना कीजिए, नहीं जितने भी चीजों को आप आसपास देखते हैं, क्या मनुष्य के बिना, जो मनुष्य के बिना क्या हम किसी वस्तु का प्रयोग कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। ठीक है, आज जैसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट का यूज कर रहे हैं, आज हम विंड एनर्जी का यूज कर रहे हैं, तो ये सब क्यों हो पाया? मनुष्य के कारण ही हो पाया। वाटर फ्लो तो पहले भी था, एयर ब्लोइंग तो पहले भी हो रहा था, यानी हवा तो पहले भी बह रही थी, लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गया है और हमने क्या किया, समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट कर लिया। आगे देख लीजिए, प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। अब देख लीजिए, जैसे आग का डेवलपमेंट हुआ, आग का विकास हुआ, हमें आग के बारे में पता चला, तो हमने सबसे पहले क्या किया, खाना को पकाना सीख लिया। साथ में अलग अलग और उसके जो जुड़े हुए जो कार्य थे, हमने क्या किया, सीख लिया। हमने पहियों का डेवलपमेंट किया, और पहिए से तो आप देख सकते हैं कि आज हमारे पास बुलेट ट्रेन तक आ चुका है, जो कितने किलोमीटर के स्पीड से चलती है आप बात नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हमारे टेक्नोलॉजी में और इम्प्रूवमेंट होती चली जाती है। इन्हीं पहले आज वर्तमान के समय 2025 में अगर दिल्ली जाना अभी आसान हो गया है, लेकिन आज से 15-20 साल पहले देख लीजिए, क्या इतना आसान था? नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पास इतनी तेज गति क्या नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, आगे देख लीजिए, जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। देखिए, अब देख लीजिए, अब हम वाटर यानी जल के माध्यम से विद्युत को उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये क्यों हो पाया है? टेक्नोलॉजी के कारण। किसके कारण हो पाया? आपका टेक्नोलॉजी के कारण, प्रौद्योगिकी के कारण हो पाया है। ठीक है, यहाँ एक शब्द है, शब्दावली में आप देख सकते हैं, प्रौद्योगिकी। ये क्या है? किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। इन्हीं कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम नए चीज़ों को सीखते हैं, अपनाते हैं, उसी को आप क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, प्रौद्योगिकी कहते हैं। आगे देख लीजिए, संसाधनों के प्रकार। हाँ, ऑफ कोर्स संसाधनों के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। समांतर संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। इन्हीं कहने का मतलब ये हो, एक तो संसाधन क्या हो सकते हैं, प्राकृतिक हो सकते हैं, एक मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, और एक मानव खुद क्या है, संसाधन है। तो तीन मेनली आपके हो सकते हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधन को पहले देख लेते हैं, जो आपका नेचुरल रिसोर्स है। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। एक तो प्राकृतिक संसाधन आप किसे कहेंगे, जो हमें प्रकृति से मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है, और उसमें बिना कुछ चेंज करके हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा, खनिज, सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। जैसे वायु को देख लीजिए, जल को देख लीजिए, मिट्टी को देख लीजिए, खनिज यानी मिनरल्स को देख लीजिए, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, यानी प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं, यानी ये हमें निःशुल्क मिलते हैं। किससे? अपने प्रकृति से, अपने नेचर से, और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है, और कई बार ये भी होती है कि जो हमें प्रकृति से मिला हुआ है उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। जैसे मिनरल्स को देख लीजिए, किसको, मिनरल यानी खनिज को देख लीजिए। ठीक है, दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम प्राकृतिक संसाधन को हम बांट सकते हैं। किसमें? नवीकरणीय,
रिन्यूएबल रिसोर्स और आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स और आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, हम नवीकरणीय संसाधनों को क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल, रिन्यूएबल रिसोर्स, नवीकरणीय, यानी फिर से हमें इसकी प्राप्ति हो सकती है। और अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है? हमें फिर से प्राप्ति नहीं हो सकती। देख लेते हैं। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। इन्हीं कहने का मतलब ये हुआ कि हम पवन ऊर्जा का जितना प्रयोग करें, विंड एनर्जी का जितना प्रयोग करें, और साथ में हम सोलर एनर्जी का जितना प्रयोग करें, फिर से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। साथ में लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से, क्या क्या एग्जाम्पल है? जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग करके उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर जल का, वाटर का, अगर सॉइल का या फॉरेस्ट का अगर हम बड़े लेवल पे एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, शोषण करते हैं, तो वो क्या हो सकता है? समाप्त हो सकता है। ठीक है, जल असीमित अनवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जल हमारे लिए क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन कैसा है? असीमित है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व में बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या हो गई। लेकिन फिर भी आज के समय क्या हो चुकी है? वाटर स्कार्सिटी बड़े लेवल पे आप देखते हो, वाटर स्कार्सिटी यानी जल की कमी विश्व की सबसे बड़ी समस्या हो गई है। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, अनवीकरणीय संसाधन, यानी ये समाप्त हो सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है, इसको हम क्या करते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक, अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक बार ये समाप्त हो गया ना, एक तो भंडार सीमित है, लेकिन एक बार समाप्त हो गया तो फिर से वापस आने में इसके हजारों साल लग जाएंगे। आप ये मान लीजिए कि 2025 में जो संसाधन समाप्त हो गया उसको आने में 3025 लग जाएगा, 325 AD लग सकता है। अब बताइए, तो इसको तो हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में ही न डालेंगे। ठीक, ऐसा तो नहीं है कि वो फिर से कल ही आ जाएगा। आगे, यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो मनुष्य का जो टाइम पीरियड होता उससे काफी ज्यादा है। आगे देख लीजिए, इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय संसाधन, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक, आगे, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पे निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो नेचुरल रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कई कारण इसके हो सकते हैं, जैसे भूभाग हो सकता है, लैंड हो सकता है, क्लाइमेट हो सकते हैं, उसके एल्टीट्यूड हो सकते हैं, कई कारण होते हैं जिसके कारण नेचुरल रिसोर्स का क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, मानव निर्मित संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिसको किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया है। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप में बदलाव आता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक उसके जो प्राथमिक रूप है उसमें बदलाव नहीं आएगा तब तक वो क्या नहीं होगा? वैल्यूएबल नहीं होगा, मूल्यवान नहीं होगा, और मनुष्य उसका प्रयोग नहीं कर सकता है। आगे, लौह उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसका लोहा बनाना नहीं सीखा था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस लौह अयस्क यानी आयरन ओर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जब तक धरती में था, धरती के अंदर था, तो ये हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं था, मूल्यवान नहीं था। लेकिन बाहर निकला, मनुष्य ने टेक्नोलॉजी से निकाला, फिर उसको क्या किया? अपने हिसाब से उसको स्टील में कन्वर्ट किया, हमारे लिए क्या हो गया? मूल्यवान हो गया।
अलग अलग चीज़ों में हम लोहे का प्रयोग करते हैं। आज देखिए ना, आज हमारे दैनिक जीवन में हर जगह क्या है, लोहे का प्रयोग किया गया है हमारे दैनिक जीवन में। ठीक, लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं। अब देख सकते हैं हम लोहे का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, पुल में कर रहे हैं, सड़क में कर रहे हैं, मशीन में कर रहे हैं और वाहन में कर रहे हैं। ठीक है, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं, प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स कह सकते हैं। और साथ में टेक्नोलॉजी भी क्या है, ह्यूमन मेड है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आगे देख लीजिए। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। हाँ, इन जितने भी संसाधन हैं उसको मनुष्य अपने हिसाब से कन्वर्ट करता, परिवर्तन करता, तब हमारे लिए क्या बनते हो, मूल्यवान बनते हैं। ठीक है, अब मानव संसाधन, एक मानव देख लेते हैं। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब ये क्या कह रहा है कि जो मनुष्य है, जो ह्यूमन बींग से, वो भी क्या आपका संसाधन है। जो आपका ह्यूमन बींग से वो भी क्या आपका संसाधन है। कैसे? क्योंकि हम ज्ञान के माध्यम से, कौशल के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से अपना विकास करते हैं। किसका विकास करते हैं? खुद का विकास करते हैं। देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप कहते हैं कि मनुष्य कैसा संसाधन, बहुमूल्य, वैल्यूएबल है। अब देखिए ना, जितने भी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, अगर मनुष्य अगर नहीं होता तो क्या हम चीज़ों का प्रयोग करते हैं? बड़े स्तर पे नहीं करते। तो आप कह सकते हैं ना कि जितने भी संसाधनों का प्रयोग कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है हम क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी को इंप्रूवमेंट करते हैं। किसको इंप्रूवमेंट करते हैं? टेक्नोलॉजी, यानी प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक और बात है कि हम संसाधन तो बात कर रहे हैं, क्या संसाधन का संरक्षण जरूरी है या नहीं? क्या रिसोर्स का कंजर्वेशन जरूरी है या नहीं? यस या नो? ऑफ कोर्स आप बता सकते हैं। इसलिए हमारे पास ये कॉन्सेप्ट किसका आता है? सतत पोषणीय विकास, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट यहीं आ जाएगा। देख लेते क्या दिया गया या नहीं दिया गया। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहां पर न तो छाया ही था और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या ये सच में हो सकता? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। क्या आप दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? अब यहाँ क्वेश्चन ये आ रहा है, अब ये मान लीजिए कि हमारे जितने भी संसाधन हैं वो समाप्त हो जाए, वाटर कम हो जाए, सारे पेड़ को हम काट लें, तो क्या हमारे जीवन पे, क्या ह्यूमन लाइफ के एक्सिस्टेंस पे क्या खतरा उत्पन्न होगा या नहीं होगा? आप खुद प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। ऑफ कोर्स होगा। इसलिए जो आपके नवीकरणीय संसाधन होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, अगर उसको सही से हम प्रयोग नहीं करें तो हमारे पृथ्वी के लिए, हमारे भारत के लिए खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। अभी देखिए ना, आप हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं, आप उत्तराखंड में देख रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में देख रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, बादल फट जा रहे हैं। जहां वाटर की एबिलिटी थी, लेकिन वाटर इतने बड़े लेवल पे आ रहा है कि सारे ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। तो ये सारे क्या है? क्योंकि हम प्रकृति के साथ हमें कोऑर्डिनेशन बनाना होगा, समन्वय बनवाना होगा। देख लेते हैं। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम रिसोर्स का सही से प्रयोग करते हैं,
तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिसोर्स कंजर्वेशन कहेंगे। संसाधन संरक्षण, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, एक तो हमें संसाधन का प्रयोग भी करना और साथ में भविष्य के लिए रखना भी है। क्या करना, हमें भविष्य के लिए रखना भी है। इसी को हम क्या कहेंगे, सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। 2025 में भी प्रयोग करने हैं और साथ में 45 के लिए रखना भी है। इसी को हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। आगे देख लेते हैं। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग कर का योगदान दे सकता है। एक तो हम किसी भी गुड्स का क्या करते हैं, रिसाइकल, पुनः चक्रण, रिसाइकल कर सकते हैं, फिर से उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप कह सकते हैं जितने भी लाइफ है, या पेड़ पौधों का लाइफ हो गया या मनुष्य का लाइफ हो गया, वे एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पे निर्भर है। आगे, उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपने पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, जो अलग अलग जो गुड्स है, जो पुराने समाचार पत्र है, कपड़े हैं, उससे क्या कर रहे हैं, वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों? अगर हम पुराने, अभी जस्ट हम बात कर रहे थे, अगर हम चीज़ों को रिसाइकल करते हैं तो हम कम चीज़ों को क्या करेंगे, लॉस करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी, कागज व्यर्थ ना हो। अब जेसी ये कह रहा है कि मैं कागज को बर्बाद नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। उसने स्पष्ट किया कि कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काटा जाता है। यानी कागज को बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को क्या होता है, काटा जाता है, और हम कागज को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, बर्बाद करते हैं। आगे देख लीजिए। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। मुस्तफा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। अब बच्चे ये कहते हैं, मैं कोशिश ये करूंगा कि जो इलेक्ट्रिक है वो बर्बाद ना हो। कई बार भी होता है कि हम जैसे मार्केट में चले जाते हैं और लाइट और फैन ऑन रहता है, तो कम से कम कोशिश ये कीजिए कि उसे बंद कर दिया जाए। कि मीन्स जितने आप उसको कंजर्व करेंगे भविष्य के लिए उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है। मैं विश्वास दिलाती हूं कि घर में जल बेकार नहीं होगा, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। बच्चे ये भी कह रहे हैं कि हम वाटर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि जल की जो एक एक बूंद क्या है, हमारे लिए मूल्यवान है। ठीक है, हम बात कर चुके हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी जो लाइफ है इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप कह सकते हैं कि रिसोर्स को कंजर्व करना काफ़ी ज़रूरी है। बच्चे कुछ कार्य करने जा रहे हैं, जैसे सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रिन्यूएबल रिसोर्स का हम प्रयोग, जो नवीकरणीय संसाधन का जो प्रयोग हम सावधानी से करेंगे, अगर हम करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में योगदान दे सकते हैं। दूसरा, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग जो है स्पीसीज से अलग अलग जो फ्लोरा एंड फौना है उसको बचाया जाए। यानी पेड़ पौधे है या साथ में आपके जीव जंतु हैं उसको बचाया जाए। साथ में प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। यानी कहने का मतलब ये हुआ हम प्रकृति को नुकसान कम से कम करें। तो ये सारी बातें, ये आपकी 3 लाइन आपसे कह रहा है, याद रखेंगे। अब यहाँ यार है कि सतत पोषणीय विकास पे जो बातें हम कर रहे थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे थे, उसके कुछ प्रिंसिपल हो सकते हैं, देख लेते क्या क्या है। पहला देख लीजिए, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। इन्हें कहने का मतलब ये हुआ कि जीवन जो हमारा प्रकृति से जुड़ा हुआ है उसके अलग अलग आयामों को हम क्या करेंगे, नुकसान नहीं कर पहुँचाएंगे, हमें जितना कम हो उसका प्रयोग करेंगे। दूसरा, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, यानी हमारे लाइफ कितने अच्छे से हो, यानी हम एयर को कम पॉल्यूट करने की कोशिश करेंगे, वाटर को कम पॉल्यूट करने की कोशिश। तीसरा,
पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ अवेलेबल है, जो हमें प्रकृति से मिल रहा है, हम उसको कम से कम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और जितना वो कम नुकसान पहुंचेगा हमारी पृथ्वी का लाइफ और बढ़ेगा। आगे, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, यानी जो भी हमें रिसोर्स मिला प्रकृति से उसको हम डिप्लेशन कम करेंगे, उसका एक्सप्लॉयटेशन कम करेंगे। नेक्स्ट, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा बिहेवियर है, किससे, जो हमारा नेचर जुड़ा हुआ है, इन्वायरमेंट जुड़ा हुआ है, हम तो सबसे पहले अपने व्यवहार में परिवर्तन करने, जैसे वाटर को कम लॉस करेंगे, इलेक्ट्रिक को कम लॉस करेंगे, कागज का कम नुकसान कर सकते हैं। नेक्स्ट, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बना। यानी कहने का मतलब ये हुआ, हम जहाँ भी रहते हैं तो लोगों को इम्प्रूवमेंट करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे कि आप भी क्या करो, पर्यावरण के साथ सकारात्मक माहौल बनाओ और सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाओ। तो यही आपका चैप्टर था, जो चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को कई बार आप चाहें टॉपिक समझने के लिए देख सकते हैं, और जितने भी डाउट्स हैं हमने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था 8 क्लास ज्योग्राफी, ओल्ड ज्योग्राफी, चैप्टर फर्स्ट। तो मुझे पूरा भरोसा है कि सारथी क्लासेस के द्वारा जो पहल किया गया है एनसीईआरटी के लिए, किसके लिए, एनसीईआरटी के लिए, तो हमारे कार्यक्रम आपको पसंद जरूर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर आपके सामने उपस्थित होते एनसीईआरटी के एक नए वीडियो को लेकर। आपका दिन शुभ हो।